सही है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड भर भर के प्रीवियस में पूछे गए हैं, भर भर के, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सारी बातें इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक लाइन में से, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इन्हें। सही है ना। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जब भी हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट करता है, मतलब कि Cl ने अगर किससे रिएक्ट करा, ब्रोमीन से रिएक्ट करा, तो वो क्या बनाएगा, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएगा। जब भी हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। और इनकी खास बात क्या होती है कि बड़े वाला आता है पहले, छोटे वाला आता है बाद में। सही है ना, बड़े वाला आता है पहले, छोटे वाला आता है बाद में। कहने का मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है? जो नीचे है वो बड़ा है, तो इसका मतलब ब्रोमीन आएगा पहले और क्लोरीन आएगा बाद में। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मेड व्हेन हेलोजन रिएक्ट्स विद हेलोजन। सही है ना। ये डाई हैलाइड नहीं होते। कभी तुम सोचो क्लोरीन ने क्लोरीन से रिएक्शन कर ली, बना दिया Cl2, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है? नहीं, दीज आर नॉट इंटर हेलोजन कंपाउंड। जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाला आएगा पहले, छोटे वाला आएगा बाद में। कभी भी उल्टा मत कर देना, कभी रिएक्शन के अंदर उल्टा कर दो, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन भी आगे। तो बड़े वाला आएगा पहले, छोटा वाला आएगा बाद में। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे वे में भी कह सकते हैं। हमको पता है जो जितना छोटा होएगा वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो जितना छोटा होएगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सिंपल सा फंडा, जो पहले है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो बाद में है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों वे में कह सकते हैं, या तो बड़े वाला पहले, छोटे वाला बाद में, ऐसे कह लीजिए। या फिर पहले आएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाद में आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है ना। सिंपल सा फंडा। और उसके बाद तुमको मैंने कल ही बताया था कि जो अपने हेलोजन होते हैं वो चार तरीके की ओएस दिखाते हैं, +1 -1, या फिर +3, या फिर +5, या फिर +7। सही है ना। और इन्हीं के बेसिस पर अपने इंटर हेलोजन कंपाउंड ही बनते हैं। देख लो जरा, चार तरीके के इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं। X, X डैश, X, X डैश 3, X, X डैश 5, X, X डैश 7। यहां पर जो X है, X क्या है यहाँ पर, बड़े वाला हेलोजन, या फिर हम कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। और यहाँ पर X डैश क्या है, X डैश है छोटे वाला हेलोजन, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। तो ध्यान रखना, ये बन सकते हैं चार तरीके में, +1, +3, +5, +7। कल ही बताया था। और इन्हीं हिसाब से ये बनते हैं। ठीक है ना। इतनी बात में किसी को दिक्कत? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट। अब हमने बात तो कर ली इंटर हेलोजन कंपाउंड की, अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल हेलोजन। क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स का कि व्हाई इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सिंपल हेलोजन। आंसर क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि जब हमारे पास रिएक्शन हुई तो क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, दोनों में क्या है, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ना कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा, ना कोई किसी को रिपेल करेगा, बिल्कुल ऐसी कैसी कंपाउंड बना रहे उन्होंने। सही है ना। Cl2 ऐसी कैसी बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है। लेकिन जब दो अलग अलग हेलोजन में कंपाउंड बना, मतलब कि एक मान लो Br है और एक Cl है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनमें क्या होगा, इनका बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। जो इनके बीच का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन सिंपल हेलोजन। सही है ना। इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, F2 में, फ्लोरीन में। फ्लोरीन में एक्सेप्शन है कि अगर तुमसे कोई पूछे बताइए कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि F2 ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर आएगा फ्लोरीन। रीजन बताओगे तुम, क्यों? बिल्कुल सही बताया, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अभी पीछे पढ़ा हमने 1 मिनट पहले कि फ्लोरीन का बॉन्ड कमजोर होता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो ध्यान रखना, F2 एक्सेप्शन है। और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, मतलब कि तुमसे कोई पूछ ले कि I और F ये कम रिएक्टिव है, सॉरी ये ज्यादा रिएक्टिव है, और क्लोरीन कम रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, और इंटर हेलोजन कंपाउंड में ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है।
तो ये था इंटर हेलोजन कंपाउंड का बेसिक, ठीक है ना। और इसी के बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एक लाइन पे से। तो इसे ऐसी कैसी ना पहले नोट कर लेंगे। पहले इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तो हो चुकी हैं खत्म, बस अब बची है प्रिपरेशन। देखना है ध्यान से, प्रिपरेशन बहुत इजी है, बहुत इजी। और ऐसी की ऐसी बोर्ड में आएंगी। तो बैलेंसिंग अपने आप या तो करनी पड़ेगी तुम्हारे को। अगर देखो जैसे जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया Cl2 प्लस F2, ठीक है ना, इनके आगे 1 1 मोल लिखा हुआ है, तो सिंपल सा फंडा है 2ClF बनेगा, ठीक है ना। और कोई कंपाउंड नहीं बन सकता, 2ClF बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बोर्ड के अंदर एक्सिस लिखा हुआ आ जाए, इसी क्वेश्चन के अंदर पहले वाले के अंदर ही एक्सिस लिखा हुआ आ जाए, ये जो तीन है ना, 3 मोल, ये अपने आप तुमको लगाने पड़ेंगे। तो याद इस हिसाब से करना कि तुम्हारे को पता हो कि अगर हमने एक एक मोल लिया है तो बनेगा ClF, और अगर एक्सिस में है तो लेने इसके 3 मोल, सही है ना। अगर इक्वल लेने हैं मतलब बराबर बराबर है तो एक एक मोल है, बन जाएगा ClF। लेकिन अगर एक फ्लोरीन एक्सिस में है तो लेने उसके 3 मोल और बन जाएगा ClF3, सही है ना। तो ये तीन जो है ना, ये लिखा भी सकता है और कभी कभी गायब भी हो सकता है, बस वो लिख के दे देगा एक्सिस में है, तो अपने आप रिएक्शन करिए, सही है ना। ऐसे लिख देगा Cl2 प्लस F2 और फिर नीचे लिख देगा एक्सिस, मोल्स की लिख के देगा। अगर मोल्स लिखे अब आ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सबको पता है एक Cl बनेगा और 3F बनेंगे, बन जाएगा ClF3। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो भी तैयार रहना कि अपने पास मोल्स लिखने पड़ेंगे तुमको अलग से। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर इक्वल है I2 और Cl2 बन जाएगा ICl, लेकिन अगर Cl ले लिया एक्सिस में तो ले लोगे 3 और बन जाएगा ICl3, सही है। और लास्ट है इंपॉर्टेंट, ब्रोमीन वाली, क्योंकि इसके अंदर 3 और 5 चलता है, मतलब कि 1 3 1 3 ये तो चलते चले गए, लेकिन नेक्स्ट में 3 और 5, तो Br और 3F2 बन जाएगा BrF3, और Br2 और 5F2 बन जाएगा BrF5। क्या कोई मेरे को बताएगा कि यहां पर हम लोग 4 क्यों नहीं ले रहे, मतलब कि इवन नंबर क्यों नहीं आ रहे कि 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, इवन नंबर क्यों नहीं ले रहे। कि इवन नंबर में ये कभी स्टेबल ही नहीं हो सकते। हमेशा स्टेबल कब होंगे, जब इनके अंदर या तो एक एक होएगा, मतलब कि इनकी स्टेबिलिटी का कारण ही वही है इनकी ओएस। इनकी ओएस 1 3 5 7 होती है, तो इसी वजह से 1 3 5 देख रहे हो। बस एनसीईआरटी में ही है, तो बस यही याद करनी है, अलग से मदद करना। वो कोई प्रीवियस ईयर में आई होगी तो उसे पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर अभी असाइनमेंट दे दूंगा मैं, तो प्रीवियस ईयर में आएगी तो वो इंपॉर्टेंट है, वरना बस जो एनसीईआरटी में होती है ना प्री ब्लॉक की रिएक्शन, वही इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान रखना, ये इसी वजह से इवन में कभी नहीं आती, हमेशा ऑड में आती हैं। तो ये थी अपनी रिएक्शन किसकी, इंटर हेलोजन कंपाउंड की। जल्दी चिपका लेंगे, बहुत स्पीड में सारी प्रिपरेशन। बिल्कुल आसान, जिन्होंने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो इनके बीच वाला कॉलम है तो किसी काम का नहीं है, इसमें तो कलर वलर बता रखा है कि किस कलर का होगा, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की है शेप, कि इनकी शेप क्या क्या होगी। देखना जरा, इनकी शेप पर बनाने को भी आती है, एक मार्क्स में 100% शेप बनाने को आएगी आएगी। शेप वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी 3 3 मार्क्स में भी आते हैं शेप बनाने को, ठीक है ना। जरा देखना सबकी शेप, स्टार्टिंग से मैं बना रहा हूँ, फिर एंड तक जाते जाते तुम लोग बनाने लग जाओगे। देखना जरा, जिन्होंने जो पहली बार देख रहे हैं, Cl क्लोरीन, क्लोरीन का आउटरमोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले रफ में बनाते हैं, रफ में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। प्रॉपर ज्योमेट्री बनाएंगे बाद में, पहले बनाते हैं रफ में। 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए। फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन को चाहिए एक, और कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, जोड़ दो 3 फ्लोरीन। ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, और ये तीसरा फ्लोरीन, सही है ना। फिर हम देखते हैं लोन पेयर कि कितने लोन पेयर बचे। देखो जरा, एक लोन पेयर ये बचा, ये रहा। जो 2 क्लोरीन है ना उनका लोन पेयर बचा एक, तो ये रहा एक लोन पेयर, और फिर ये रहा दूसरा लोन पेयर, सही है ना। ये बचे इनके लोन पेयर। अब ध्यान से सुनना, एक वर्ड बोल रहा हूं, हमेशा ज्योमेट्री वो बनती है जब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। हमेशा ज्योमेट्री वो बनती है जब इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। देखना जरा, मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं। हमने लिया एक क्लोरीन, इसी को बना रहा हूं रीडिफाइंड करके स्ट्रक्चर, ये लिया हमने एक क्लोरीन और ये लगा दिया हमने फ्लोरीन, इस तरीके से F F और फिर यहां पर F। और अब इसके अंदर 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ जाएंगे इस तरीके से, ये रहे तुम्हारे लोन पेयर। तो अब ये है किस तरीके से, ये लगे हुए हैं, एक तो है ये है पूरा का पूरा एक प्लेन में, और इस तरीके से एक प्लेन में, और ये जो 2 फ्लोरीन है ये एक ऊपर है और एक नीचे है, इसे कहते हैं हम लोग टी शेप, बेंट और टी शेप, सही है ना। इस तरीके की स्ट्रक्चर है।
एक सेकेंड, कैम ट्यूब 3D में जो इमेजिन ना कर पा रहे हो तो इमेजिनेशन के लिए कैम ट्यूब 3D में देखना, सही है ना। सारी की सारी स्ट्रक्चर और शेप तुम्हारे को वहां मिल जाएगी एकदम 3D के अंदर। तो सबसे पहली जो बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके की, Cl और ये F यहाँ पर, ये F यहाँ पर और ये फ्लोरीन यहाँ पर, और दो बचे लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर ये रहा। तो ये जो है लोन पेयर ये है एक प्लेन में, मतलब कि सिंगल प्लेन में, और उसके बाद एक फ्लोरीन है ऊपर और एक फ्लोरीन है नीचे, सही है ना। एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और ये तीनों के तीनों एक प्लेन है। ऐसे देखो किसकी है, BrF3 की, सेम स्ट्रक्चर है BrF3 की। एक ये Br है, Br के आउटर मोस्ट में होते हैं 7, और फिर 7 के बाद कितने इस्तेमाल हो गए, 3 इस्तेमाल हो गए, बचे कितने, 2 लोन पेयर बचे, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसके अंदर भी इसी तरीके से 3 फ्लोरीन ऐसे आएंगे और 2 लोन पेयर ऐसे पड़ेंगे, ठीक है ना। बेंट और टी शेप भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्योंकि टी बन रहा है टी। तो ये रहा इस तरीके से स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाने को आएगा तो बिल्कुल ऐसी का चिपकाना है, ऐसी का ऐसी। और ये तो सारे का सारे फिर ऐसी है, ठीक है ना। बाकी के जो नेक्स्ट है ये IF3 और ICl3 तीनों सेम है। अब नेक्स्ट देखना IF5। IF5 का कैसे बनेगा, आयोडीन, आयोडीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 हो गए इस्तेमाल, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो एक बचा है लोन पेयर। तो देखना है स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये अगला फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है प्लेन में, सही है ना। 4 फ्लोरीन है ये एक सिंगल प्लेन में, इस तरीके से 4 फ्लोरीन है सिंगल प्लेन में, और फिर बचे अपना एक फ्लोरीन बचा और एक बचा लोन पेयर। तो एक लोन पेयर आ जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब कि प्लेन से बाहर, और एक फ्लोरीन आ जाएगा नीचे की तरफ। फंडा समझ में आ रहा है कि 4 फ्लोरीन प्लेन में और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ, और एक फ्लोरीन सॉरी एक लोन पेयर ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। ये स्ट्रक्चर किसकी है, IF5 की है। ऐसी इसकी बनेगी BrF5 और ClF5 की, ठीक है। लास्ट किसकी बची, IF7। IF7 इसकी देखना जरा, IF7 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये आयोडीन 7 के 7 इस्तेमाल हो रहे हैं, 7 के 7। तो अगर अपने को 7 इलेक्ट्रॉन लगाने होते हैं तो लगाते हैं हम लोग ऐसी स्ट्रक्चर में, मतलब कि 5 आएंगे एक प्लेन में, ये 5 आएंगे सिंगल एक प्लेन में, ये बना दिया मैंने 5 सिंगल एक प्लेन में। और ये कैसी स्ट्रक्चर बननी है, ये बननी है एक पेंटागन। क्या है ये एक है पेंटागन, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा पेंटागन, और ये पेंटागन है एक प्लेन में, मतलब कि ये सिंपल एक प्लेन में है, 1 2 3 4 और नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन, और फिर इस तरीके से ये आ गया 5। ये है पेंटागन। कितने बचे, 2 फ्लोरीन बचे, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ, मतलब कि प्लेन से नीचे, एक फ्लोरीन कहाँ है, प्लेन से नीचे, और एक है प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, पेंटागनल बाय पिरामिडल, मतलब कि पेंटागन है बिल्कुल प्लेन में, और बाय पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ऐसे होता है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब कि स्क्वायर तो एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन में एक स्क्वायर है और 2 पिरामिड है, मतलब कि एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। लेकिन हम लोग इस लोन पेयर को देखते नहीं है। जब भी हम लोग ज्योमेट्री बनाते हैं ये छोटा सा डिफरेंस होता है ज्योमेट्री और शेप में। ये क्या है, इनकी ज्योमेट्री है, और शेप क्या होती है, सॉरी ये क्या है, इनकी शेप है। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होती है। शेप के अंदर हम लोग लोन पेयर को नहीं गिनते, मतलब कि अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि इसकी शेप क्या है, तो शेप के अंदर लोन पेयर नहीं गिना जाता। शेप है इसकी स्क्वायर पिरामिडल, मतलब कि स्क्वायर तो है और केवल एक पिरामिड है, ठीक है ना। एक स्क्वायर तो प्लेन में और ऊपर से एक पिरामिड है। लेकिन अगर तुमसे पूछे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में दोनों गिनी जाती हैं, ज्योमेट्री में दोनों गिने जाएंगे। तो इसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री और शेप में छोटा सा अंतर होता है जो तुम्हारे जानने लायक नहीं था। सिंपल सी बात, तुमसे पूछेगी कि इसकी शेप बता दो, तो शेप इसकी क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरीके से इनका पढ़ते हैं नाम। जैसे देखो यहाँ पर पेंटागन था, पेंटागन के अगर मैंने एक गया ऊपर एक गया नीचे और इन सबको मिला दिया, तो एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, नाम क्या हो जाएगा, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ऐसे इसमें देखो जरा, एक स्क्वायर है स्क्वायर, और नीचे तो लोन पेयर है। लोन पेयर को देखते नहीं हम लोग, तो स्क्वायर से जब मैं इसको जोड़ूंगा ऊपर वाले को, एक सेकंड रुको, स्क्वायर से जब मैं ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। ये स्क्वायर का एंड ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये यहां पर जुड़ा,
और यहाँ पर जुड़ा। तो देखो जरा, ये क्या बन गया, एक बन गया टेंट, और इस टेंट का जो बेस है वो कितने से बना हुआ है, वो है 4 कार्बन से बना हुआ है। तो इसका नाम क्या जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि नीचे है लोन पेयर, तो नीचे वाले को हम लोग नहीं देखते, लोन पेयर हम लोग नहीं गिनते शेप के अंदर। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले का नाम है स्क्वायर पिरामिडल और नीचे वाले का नाम है पेंटागनल बाय पिरामिडल। बाय क्यों आया, क्योंकि एक ऊपर है पिरामिड और एक नीचे है पिरामिड। सही है। ऐसे इसमें देखो, जैसे ये है ना स्ट्रक्चर, एफ फ्लोरीन इसके वाली, एफ सी एल, वो सॉरी ClF5 की, तो ClF5 के अंदर 4 जो है वो एक प्लेन में ही है, मतलब कि 4 नीचे के फ्लोरीन है वो सिंगल प्लेन में, एक फ्लोरीन ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है। सही है ना। अगर तुम नीचे वाले फ्लोरीन को ऐसे जोड़ोगे तो ये बना देगा एक पिरामिड। और इस पिरामिड का बेस कैसा है, इस पिरामिड का बेस है स्क्वायर बेस, ये स्क्वायर बेस और उसके ऊपर बन रहा है एक पिरामिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगर एक कंपाउंड और नीचे लग जाता ना, मतलब कि इस लोन पेयर की जगह एक और कंपाउंड होता, तो एक पिरामिड बनता ऊपर, एक पिरामिड बनता नीचे, नाम पड़ जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। सही है। फंडा समझ में आ रहा है, लोन पेयर और इनका नाम कैसे रखा जाता है। तो वो थी अपनी शेप, ठीक है ना, शेप वहीं पे खत्म हो जाती है। शेप ध्यान रखना, बनाने को आएंगी प्लीज बना देना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, कभी भी हम लोग इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं पानी से, इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं पानी से, तो एक तो बनेगा हाइड्रोहेलिक एसिड, मतलब कि HX, हाइड्रोहेलिक एसिड HX, और एक बनेगा ये, मतलब कि बाकी सब में अलग अलग बनता है, मतलब कि जो पहले होता है बड़े वाला होता है, जो बाद में होता है छोटे वाला होता है। छोटे वाला तो निकल के बना देगा हाइड्रोहेलिक एसिड, सिंपल सा फंडा जो हमने पहले बनाया था, छोटे वाला अलग निकल के बना देगा हाइड्रोहेलिक एसिड H के साथ मिलके। लेकिन जो बड़े वाला कंपाउंड है वो अलग अलग में अलग अलग हिसाब से बनाता है, मतलब कि अगर हमारा X X डैश है तो बनाएगा हाइपोहेलस एसिड, X X डैश 3 है तो बनाएगा हेलस एसिड, X X डैश 5 है तो बनाएगा हेलिक, X X डैश 7 है बनाएगा पर हेलिक एसिड। सही है ना। इनकी रिएक्शंस नहीं है, बस इनको नाम याद रखना कि अगर हमारे पास पानी, क्योंकि सबका रिएक्शन पानी के साथ ही है, और HX 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 बनना है। सही है ना, मतलब कि एक हाइड्रोहेलिक एसिड बनना है। लेकिन अगर सिंपल एक होगा, सिंगल सिंगल होगा ना, एक एक, अगर OS1 है X H डैश है तो बनेगा हाइपोहेलस, 3 है तो हेलस एसिड, 5 है तो हेलिक एसिड, और अगर 7 है तो पर हेलिक एसिड। ठीक है ना, चिपका लेंगे, यही यही सारी की सारी चिपका लेंगे। स्ट्रक्चर्स इनकी इस साल सिलेबस से कट गई हैं, जो अपने था ना हेलस, हाइपोहेलस, हेलस एसिड, इन सब की स्ट्रक्चर्स भी थी पिछले साल तक, तो इनकी स्ट्रक्चर्स इस साल के लिए कट गई हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर्स मत करना, सिंपल बस कंपाउंड का नाम याद रखना, कि अगर कभी आगे भी आ जाए ना तो उनका नाम पता होने चाहिए। जैसे HOCl है, कभी हमारे पास HOCl आ जाए तो उसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। सही है ना। ऐसी अगर HOClO ये लिखा हुआ आ जाए तो उसका नाम होता है क्लोरस एसिड, HOClO2 आ जाए तो उसका नाम होता है क्लोरिक एसिड। तो ऐसे इनका नाम पता होने चाहिए, और स्ट्रक्चर है नहीं तो बस ये रिएक्शन लिख लो जल्दी से। तक हमने पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज कर ली हेलोजन की, और ध्यान रखना अगर तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अलग से दे रखे हैं, लेकिन मैंने वो सिंपल इसी हेडिंग में पढ़ा दिए हैं, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हेलोजन। सही है ना, हेलोजन की रिएक्शन हेलोजन से, इन्हीं को इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। एनसीईआरटी में इनकी एक अलग हेडिंग है। सही है ना। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ध्यान रखना मैंने एक ही जगह पढ़ा दिए सारे के सारे, बस अब अपने रह गए कंपाउंड्स, कंपाउंड्स करेंगे, देन 18 ग्रुप, देन पी ब्लॉक, खत्म। सही है। तो कोई दिक्कत हो